नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब ससुर को फंसाने के लिए बहुरानी ने बिछाया जाल, लेकिन बेचारी खुद ही उस जाल में जा फंसी। फिर बेटे ने भी पत्नी को दी उसके किए की ऐसी सज़ा कि देखने वालों की भी अकल ठिकाने आ गई। आखिर ऐसा क्या किया उस बेटे ने अपनी पत्नी के साथ? आइए जानते हैं इस कहानी में। सुनिए जी, आज मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है। थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। वहाँ जाऊंगी तो अपने साथ थोड़े बहुत फल और मिठाई का डब्बा लेकर जाऊंगी। मेरे भांजे का जन्मदिन है, तो उसे देने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। योगिता ने अपने पति पुनीत से कहा, तो पुनीत ने अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर योगिता की ओर बढ़ा दिया और बोला, ठीक है, चली जाओ, यह लो और पैसे संभाल कर रखना। 500 के नोट को देखकर योगिता फिर से पुनीत की ओर देखने लगी और बोली, 500 रुपये दिखा रहे हो, इनमें क्या होगा? क्या तो मैं वहाँ लेकर जाऊंगी और क्या मैं वहाँ से अपने भांजे को लेकर दूंगी, और रास्ते में आने जाने में जो किराया भाड़ा खर्च होगा वह तो कुछ देखा ही नहीं है। आपको तो कुछ दिखता ही नहीं। इस पर पुनीत बोला, अरे तुम्हारी बहन का घर यही पास ही के गांव में तो है, वहां जाने में कितने ही पैसे खर्च होंगे? मुश्किल से आधे एक घंटे का रास्ता है। और फिर भांजे का जन्मदिन है, तो या तो उसके लिए कोई खिलौना ले जाना या फिर कुछ और ले जाना, या उसे 100-200 रुपये ऐसे ही हाथ में पकड़ा देना और साथ में 1-2 किलो फल वगैरह लेकर चली जाना। तो पुनीत की बात सुनकर योगिता बोली, अच्छा, इतने पैसों में कुछ नहीं होगा, मुझे 500 रुपये और दे दीजिए। जो पैसे बचेंगे लाकर आपको दे दूंगी। घर के बाहर जा रही हूँ, थोड़े बहुत पैसे अगर ज़्यादा लेकर जाऊंगी तो अच्छा है, क्या पता अड़ी भीड़ में कब ज़रूरत पड़ जाए। पर पुनीत बोला, अरे यार, एक बात बताओ, तुम अपने भतीजे या भांजे के जन्मदिन में जा रही हो या किसी की शादी में? छोटा सा बच्चा है, उसके लिए कोई भी खिलौना ले जाओगी तो भी वह खुश हो जाएगा। एक तो हम वैसे ही इतनी कमाई नहीं हो रही इस महीने, ऊपर से तुम भी। इस बात पर नाराज होती हुई योगिता बोली, तुम्हारी तो कमाई शुरू से ही मंदी है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कह दो तुमसे, हमेशा रोने रोते रहते हो। कभी भी एक बार में कहने पर कोई चीज़ दिलाई है क्या? मेरे घर वालों ने भी पता नहीं क्या सोचकर इस घर में ब्याह दिया। एकदम कंगाल है, कंगाल। योगिता की इस बात पर नाराज होता हुआ पुनीत बोला, बस करो योगिता, अपना मुंह बंद करो। कम से कम बोलने से पहले यह तो सोच लिया करो कि क्या बक रही हो। 500 रुपये के पीछे कुछ भी बोल देती हो। 500 रुपये का नोट अपनी जेब से निकाल कर बेड पर पटकता हुआ पुनीत बोला, लो पैसे, और जो चाहो वो ले जाना। वहाँ जाओ और आज के बाद मुझसे फालतू में बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो योगिता बोली, हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बदतमीजी करने का, लेकिन लगता है तुम्हें आदत पड़ गई है। यह पैसे जो तुमने इतना ड्रामा करने के बाद दिए हैं, पहले भी तो दे सकते थे ना, लेकिन नहीं। पता नहीं इतने पैसे जोड़कर कहाँ जाओगे। अरे अभी तो एक ही तो बच्चा है, फिर भी मरे जा रहे हो। इतना कमाते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने माँ बाप के भरने भरने से ही फुर्सत नहीं है। कभी माँ बीमार है, कभी बाबूजी बीमार हैं, कभी बहन का त्योहार जाना है, कभी यह कभी वह, जान को आफत करके रख दी है। मैं कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, वक्त रहते अलग हो जाओ, वरना एक दिन बहुत बुरे पछताओगे। योगिता की बात सुनकर पुनीत चिड़चिड़ाता हुआ बोला, तुम फिर से शुरू हो गई यार। तुम्हें कोई और काम है या नहीं? तुम्हें तो बस ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के बस तुम्हारे साथ अलग रहने लग जाऊं। यार, तुम एक बार भी यह क्यों नहीं सोचती कि अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अलग रहने चला गया तो मम्मी पापा का क्या होगा? तुम्हें अच्छे से पता है
कि जब से भैया की डेथ हुई है, तब से मम्मी पापा वैसे भी कितना परेशान रहने लगे हैं। ऐसे में मैं ही तो उनका सहारा हूँ। अगर मैं उन्हें ऐसे में छोड़कर चला जाऊंगा, तो मैं अपने आप को कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। फिर मेरे होने का क्या ही फायदा है। वह पुनीत की इस बात पर भी बहस करती हुई योगिता बोली, बस माँ बाप माँ बाप माँ बाप करके दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा उन्होंने। अरे जीवन भर इसी खंडर में पड़े रहेंगे क्या? खैर तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। जब देखो तब माँ बाप के गुण गाते रहते हो। न जाने भगवान कब सुनेगा और कब मेरी जान छूटेगी इन सब से। बस योगिता के इतना कहते ही पुनीत को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ योगिता के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में यह कहता हुआ बाहर चला गया कि अपनी जुबान पर काबू रखना सीख लो। खबरदार जो मेरे माँ बाप के बारे में आज के बाद ऐसी कोई भी फालतू की बात की तो। और अपने काम पर चला गया। इधर योगिता पूरे दिन गुस्से में मुंह फुलाकर घूमती रही और फिर अपने बेटे को और अपनी एक चचेरी जेठानी को लेकर वहां चली गई जहां जन्मदिन था। जन्मदिन में योगिता खुश तो थी, लेकिन फिर भी वह आज सुबह की बात को भूल नहीं पाई। पुनीत का गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा उसके सामने आ रहा था और वह अपने गाल पर पड़े हुए उस थप्पड़ को भी भूली ही नहीं। बार बार अपना ध्यान बटाती, लेकिन फिर भी वह इन सबको भूल ही नहीं पा रही थी। आखिरकार कुछ समय बाद जब जन्मदिन मन गया, तो वे दोनों अपने घर वापस आने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठ गईं। रास्ते में योगिता की जेठानी ने उससे पूछा, योगिता क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने देखा, तुम वहां भी कुछ परेशान सी लग रही थी। लेकिन योगिता ने पहले तो उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसकी जेठानी ने कई बार पूछा तो उसने बता दिया कि आज सुबह क्या क्या हुआ था। तो उसकी जेठानी ने योगिता की तरफदारी करते हुए कहा, क्या इतनी सी बात पर पुनीत ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया और तुमने तुमने कुछ नहीं कहा? उससे कुछ भी नहीं कहा? मैं तो यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। और फिर तुमने गलत ही क्या कहा? अरे माना भी तुम्हारा बच्चा छोटा है, पर अब ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर तुम्हारी बस यही छोटी सी फैमिली रहेगी। अरे 3-4 बच्चे हों या 2-3 बच्चे भी हों, तो भी इस महंगाई में खर्च चलाना भारी पड़ जाता है। और यहाँ पुनीत, उसके ही कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है। बहन के त्योहार भी देने, माँ बाप की दवाई गोली, पहनना ओढ़ना और खाना खर्चा सब कुछ देखना है। ऐसे में वह अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएगा? तुमने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुमने बहुत अच्छा किया। वक्त रहते ही इंसान को इन सब के बारे में सोचना चाहिए, वरना समय निकलने के बाद सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता। अब तुम ना एक काम करना, अगर पूरी तुम्हारी बात नहीं सुनता पुनीत, तो तुम उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो, और नहीं मानता तो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाना, अपने आप लाइन पर आ जाएगा। अपनी जेठानी की इस बात पर योगिता बोली, अरे दीदी, यह सब तो मैं करके देख चुकी। कई बार नाराज होकर मैं अपने घर चली गई, लेकिन यह मजाल है जो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए राजी हो जाएं। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर माँ पापा से बात करते हैं और मुझे वापस बुला लेते हैं। वहाँ अपने मम्मी पापा को भी मैं क्या ही कहूँ। कई बार मैंने ऐसा करने की कोशिश की है, पर यह समझते ही नहीं। इस बात पर उसकी जेठानी ने समझाया कि अगर उंगली टेढ़ी करके भी घी नहीं निकले, तो हाथ में चम्मच लेकर उसे निकालने की कोशिश करो। जमाना बदल गया है। अगर तुम्हारे साफ साफ कहने पर भी तुम्हारा पति तुम्हें अलग लेकर रहने को तैयार नहीं है, तो तुम कुछ ऐसा करो ना कि तुम्हारे सास ससुर ही तुमसे अलग रहने को कहें और तुम्हारे पति की नज़रों में तुम बुरी भी ना बनो। उसे यह ना लगे कि तुम उसे उसके माँ बाप से दूर कर रही हो। कुछ ऐसा दिमाग चलाओ कि तुम्हारा काम भी हो जाए
और तुम बुरी भी ना बनो, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, समझी? अपनी जेठानी की बात सुनकर मुस्कुराती हुई योगिता बोली, अरे वाह दीदी, आपने तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। मैंने तो सोचा ही नहीं। मैं तो खामोखा ही उनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन मैं यह सब करूंगी कैसे? तो उसकी जेठानी ने बताया कि अब तुम इतनी भी नासमझ नहीं हो योगिता। अब मान लो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात करो या मेरे पास रहो, तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ? वह सब करूँगी जिससे तुम मुझसे दूर हो जाओ। बिल्कुल अपने सास ससुर के साथ भी तुम्हें यही सब करना है। अब तो योगिता के दिमाग में सब कुछ आ गया और वह अपने घर आई। रात को पुनीत से खुद ही उसने माफ़ी मांगी और बोली कि मुझे माफ़ कर दो। आज मैं बहुत ज़्यादा बोल गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पर पुनीत बोला, माफ़ी तो मुझे भी तुमसे मांगनी है योगिता। मुझे भी माफ़ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम प्लीज़ माँ पापा के बारे में कभी ऐसा मत सोचना। अब तुम्हारे लिए वह तुम्हारे मम्मी पापा के समान हैं। तुम खुद सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कोई ऐसा बोले तो तुम्हें क्या लगेगा? पुनीत की इस बात पर योगिता बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गलती मेरी ही है और अब मुझे अपनी गलती समझ भी आ गई है। आप निश्चिंत रहें, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, शादी के बाद लड़की के सास ससुर ही उसके माँ बाप के समान होते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उन्हें अपना माँ बाप मानकर उनकी सेवा करूं। तभी तो वह मुझे अपनी बेटी मानेंगे। क्यों, है ना? इतना कहकर वह मुस्कुराई तो पुनीत ने भी झट से उसे माफ़ कर दिया। अब उन दोनों ने खाना खाया और आराम से सो गए। अगले दिन सुबह से उठकर रोजाना की तरह योगिता ने घर का काम तो किया ही, लेकिन अब पुनीत के सामने अपने सास ससुर से उसने कोई झिकझिक नहीं की, ना ही किसी तरीके की कोई बहस की, ना ही खाने पीने उठने बैठने को लेकर वह कभी उनसे कुछ कहा करती। लेकिन पुनीत के जाने के बाद वह फिर से बिल्कुल पहले वाली योगिता बन जाती। अब पुनीत के सामने जब वह इतनी अच्छी बन रही थी तो पुनीत यह सोचने लगा कि आखिरकार देर सवेर ही सही, योगिता की अकल ठिकाने तो आ गई। अब कम से कम वह मेरे माँ पापा के साथ ऐसा बुरा बर्ताव तो नहीं करेगी। और वह भी बस अब यही सोचकर खुश रहने लगा कि अब उसे अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के बीच में से किसी एक को नहीं चुनना पड़ेगा, बल्कि वे उन दोनों के साथ रहेगा, खुशी खुशी। अब पुनीत रोज़ाना ऑफिस जाता और शाम को ऑफिस से वापस आता। लेकिन एक दिन जब पुनीत नहीं था तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, जैसी तो पुनीत के सामने रहती है वैसी उसके पीछे क्यों नहीं रहती? उसके जाते ही क्यों बदतमीजी करने लग जाती है? अगर तूने अपने आप को नहीं सुधारा तो देख लेना, मैं तेरी सारी हरकतें पुनीत को बता दूंगी। फिर मत कहना कि झगड़ा करवा दिया है। अरे बूढ़े लोगों का जो भी काम होता है वह सब तो हम कर ही देते हैं। तेरे ससुर जी बाजार से सब्जियां लाना हो या घर के बाहर का कोई भी काम हो वह कर ही देते हैं। घर के अंदर भी बच्चों को संभालना हो या खाना पीना बनाना हो, मैं तेरी मदद करवा ही देती हूँ। अब तू हमसे चाहती क्या है? अगर तू ऐसा सोचती है कि तू आराम से अपने कमरे में बैठी रहे और मैं तेरे लिए खाना परस कर लेकर आऊं और तू उसमें मीन मेक निकाले, मुझ पर अपना रौब झाड़े, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आया समझ? तू जिसकी बातों में आकर यह सब कर रही है ना, वह खुद भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उस दिन योगिता और उसकी सास में काफ़ी तू तू मैं हो गई, लेकिन अभी योगिता को यह डर था कि उसकी सास कहीं पुनीत के सामने कुछ कह ना दे, तो उसने अपने पति के आने से पहले ही अपनी सास से माफ़ी मांग ली। लेकिन फिर से उसके दिमाग में वही गुस्सा घूमने लगा और वह अपनी उस जेठानी के पास पहुंची
और उसे सारी स्थितियों के बारे में बताया। तब उसकी जेठानी ने उसे एक और उपाय बताया। कहा कि अपनी मुसीबतें जब ज़्यादा बढ़ने लगें तो इंसान को रास्ता साफ कर देना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। उसने इतना कहा और योगिता को पता नहीं क्या लगा, वह अपने घर आकर बैठ गई। एक दिन अचानक योगिता की सासू माँ, जो कि सीढ़ियों से उतर रही थीं, सीढ़ियों से उतरते वक्त अचानक उनका पांव फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे आके गिर पड़ी। ऊपर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जब वह नीचे जाकर गिरी तो देखा कि उनके सर से बहुत खून निकल रहा था। यह सब देखकर पुनीत का 5 साल का बेटा अपने माँ बाप को आवाज़ लगाता हुआ रोने लगा। पुनीत दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वह भी बहुत घबरा गया। तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुंचा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी माँ यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। इधर उनकी बहू बहुत खुश थी कि उसके कुछ करने से पहले ही उसकी सास यह दुनिया छोड़ गईं। घर में दुख का माहौल छा गया। सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी थे पुनीत के पिताजी रामेश्वर जी, क्योंकि अपनी पत्नी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा अकेलापन अगर किसी को था तो वह रामेश्वर जी को ही था। क्योंकि कहीं न कहीं इंसान जवानी में या बचपन में बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वहीं बुढ़ापे में वही इंसान अकेला पड़ जाता है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा साथी कोई होता है तो वह जीवन साथी ही होता है, जो आपके सुख दुख, हारी बीमारी, परेशानी, हर चीज़ में आपके साथ खड़ा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि आपका जीवन साथी ही होता है। आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपका कोई कितना ही करीबी क्यों ना हो, सब एक समय के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हर सुख दुख में, दिन हो या रात, जो हमेशा आपके पास रहे, ऐसा तो आपका जीवन साथी ही होता है, जिस पर आप अधिकार से जब भी चाहें नाराज़गी जाहिर करें और उसके साथ अपनी खुशियाँ भी बांटें। तो ऐसे में रामेश्वर बाबू अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उनका दुख बहुत असहनीय था, जिसे उनके बेटे पुनीत ने अपना सहारा देकर बहुत हद तक कम किया। पुनीत अपने पिता के साथ उस मुश्किल वक्त में खड़ा रहा। धीरे धीरे समय बीता और पुनीत ने अपने पिता को समझाया कि वे अपना ध्यान बटाने की कोशिश करें, बच्चों की ओर अपना ध्यान दें। बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो उन्हें अपनी पत्नी की कमी इतनी महसूस नहीं होगी। साथ ही पुनीत ने अपनी पत्नी योगिता को भी कहा कि योगिता, चाहे तुम घर के कामों को बाद में करना, लेकिन पापा का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतों का, उनकी खुशियों का ख्याल रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करके बता देना। और हाँ, कोशिश करना कि पापा बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि इससे उन्हें अपना यह दुख भूलने में आसानी होगी। अब हम कितना भी रो लें, कितना भी परेशान हो लें, लेकिन माँ तो अब कभी वापस नहीं आ सकती। लेकिन अब हमें मिलकर ही पापा को संभालना होगा। योगिता ने भी पुनीत को ऐसे जताया जैसे वह सब कुछ समझ गई है और वह अपने ससुर जी का बहुत ख्याल रखेगी। पुनीत के सामने हाँ में गर्दन हिलाती रही और अपने दिमाग में कुछ सोचकर खुद ही संतुष्ट होती रही। समय बीतने के साथ साथ सबकी जिंदगी पहले की तरह चलने लगी थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जाने वाला चला जाता है, उसकी कमी भी कहीं ना कहीं सबके दिलों में रह जाती है। लेकिन फिर भी इंसान की जिंदगी नहीं रुकती, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। जीने के लिए खाना, खाने के लिए पैसे और पैसों के लिए काम करना ही पड़ता है, और इसीलिए सबका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। बिल्कुल वैसे ही अब पुनीत की जिंदगी भी चल पड़ी थी। उसने भी अपना काम पर जाना शुरू कर दिया था। इधर योगिता के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। योगिता के अभी तक 2 बच्चे थे। छोटा बेटा अभी तक 3 साल का ही हुआ था
और बड़ा बेटा वह 7 साल का हो गया था। अब कुछ दिन तो शुरू में योगिता बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन जहां उसे अपनी सास के होते हुए उन्हें थाल में खाना करके देना तो दूर की बात, उनके लिए खाना बनाने में भी जोर पड़ते थे, तकलीफ होती थी। वही योगिता भला कैसे अपने ससुर के कपड़े धो देती, कैसे वे अपने ससुर को थाल परोस कर दे देती, कैसे वह उनके बिस्तर, पानी और अन्य ज़रूरत का ध्यान रख पाती। शुरुआत में जब योगिता ने सबकी लापरवाही की, तो रामेश्वर जी ने भी कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपने आप काम करना खुद से ही शुरू कर दिया, क्योंकि अब वह भी सच को स्वीकार कर चुके थे कि अब उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाली उनकी धर्मपत्नी उनके जीवन में नहीं है। इसीलिए उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। और वैसे सच को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने रोज़ के कामों को करना, जैसे कि नहाने के बाद अपने कपड़े खुद धोना, यदि खाना बना हुआ है तो खुद करके ले लेना, अपना बिस्तर खुद लगाना और भी ऐसी कई चीज़ें उन्होंने खुद ही करना शुरू कर दिया। पुनीत इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि पुनीत के पिताजी सुबह उठकर टहलने के लिए निकल जाया करते थे और जब तक वापस आते तब तक पुनीत अपने काम पर जा चुका होता था। और जब भी शाम के समय वह घर लौटता तो उस समय तक उसके पिताजी अपना बिस्तर वगैरह लगाकर ईश्वर का भजन करने में लगे होते थे। अब ऐसे ही समय बीतता रहा, लेकिन योगिता, जैसे जैसे उसका परिवार बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे अपने ससुर भी बोझ लग रहे थे। वह तो अपने सास ससुर की सेवा कभी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पति के हाथों मजबूर होकर 2-3 साल अपने सास ससुर की सेवा कर ली। उससे पहले तो उसकी ननंद, जिसकी शादी नहीं हुई थी, वही सारा काम संभाल लिया करती थी। लेकिन अब तो जैसे बेचारी योगिता के लिए उसकी सास का जाना किसी श्राप से कम नहीं था, क्योंकि जब तक उसके ससुर ठीक थे, यानी रामेश्वर जी की भी तबीयत ठीक ठाक रही, तब तक तो फिर भी सब कुछ चलता रहा। लेकिन एक बार रामेश्वर बाबू को बहुत तेज बुखार हुआ। 2 दिन से बुखार में तपते हुए रामेश्वर बाबू ना ही तो सुबह टहलने जा पा रहे थे और ना ही अपने रोजमर्रा के बाकी काम कर पा रहे थे। पुनीत ने जब अपने पिता को खाट में लेटे हुए देखा तो उसने उनसे उनके हालचाल पूछे और छूकर देखा तो उसे पता चला कि उसके पिता को तो तेज बुखार है। पुनीत ने बिना किसी लापरवाही के उसी दिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिलवा दी और रामेश्वर बाबू इधर उनकी बहुरानी, जो कि आज सुबह सुबह अपने पति से नई नई चीज़ों की फरमाइश कर रही थी, उसे उसके पति ने फिलहाल कोई भी फिजूल खर्ची ना करने की हिदायत दी, जिससे वह पहले ही चिढ़ी हुई थी और उसका गुस्सा अपने ससुर पर निकलने लगा, क्योंकि वह अपने ससुर से कभी ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलती थी, तो उसका तो अपने ससुर से तू कहना भी किसी गाली से कम नहीं था। जैसे ही दवाई लेकर घर पहुंचे तो उन्होंने योगिता से कहा कि बेटा, पुनीत ने मुझे दवाई दिलाकर घर भेज दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ खिचड़ी वगैरह खाऊं, तो मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना, मुझे रोटी की मनाही है। इस पर चिढ़ती हुई योगिता बोली, मनाही है तो मैं क्या करूं? पूरे दिन आप लोगों की फरमाइश ही पूरी करती रहूं क्या? अभी काम निपटा नहीं कि आपके लिए खिचड़ी बना दूं। चुपचाप रोटियां खा लीजिए। मेरे बस का नहीं है कि रोज 56 भोग बनाकर रखूं सबके लिए। सबके लिए जो बना है वही खा लीजिए, उसके बाद दवाई खा लेना। वैसे क्या हुआ है आपको, जो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर गए वह आपको? इस पर रामेश्वर बाबू बोले, कुछ नहीं बेटा, पिछले 2 दिन से बुखार आ रहा है। अपने ससुर की बात सुनकर योगिता बोली, अरे बाप रे, बस बुखार आ रहा है, इसके चक्कर में आपको वहाँ डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्हें तो पता नहीं क्या हो गया है, मुझे ही बता देते, घर में इतनी गोलियां पड़ी हैं, कोई भी दे देती। योगिता की इस बात पर रामेश्वर बाबू बोले, बेटा तुझे बताना क्या था,
तू भी तो घर में ही रहती है, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं 2 दिन से ना टहलने के लिए जा रहा हूँ, ना मेरे कपड़े धुले हैं, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। लेकिन तूने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। इस बात पर बीच में ही बात को काटती हुई योगिता बोली, हाँ हाँ ठीक है, पता था मुझे, हल्की फुल्की सी हरारत ही तो हो रही थी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे मौसम बदल रहा है, ऐसे तो मेरा शरीर भी टूट रहा है, पर हम क्या करें, हम थोड़े ही ना बहाने बनाकर पढ़ सकते हैं। अभी तो दुनिया भर के काम हैं। अगर मैं भी आपकी तरह बिस्तर पर पड़ जाऊंगी तो बनाकर कौन खिलाएगा। यह बात रामेश्वर बाबू को बुरी लगी, जबकि वह अपनी बहू से किसी बात की फरमाइश नहीं करते थे। लेकिन डॉक्टर ने खिचड़ी के लिए कहा आज, इसीलिए उन्होंने उसे कह दिया, और इस पर भी उनकी बहू ने साफ इनकार कर दिया। फिर किस बात का एहसान दिखा रही थी। अब पुनीत का बड़ा बेटा 7-8 साल का हो चुका था और वह काफ़ी समझदार था। अपनी माँ को अपने दादाजी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए देखता रहता था। 2-3 दिन से बुखार में पड़े रहने के कारण रामेश्वर जी ने तो अपने कपड़े धोए, ना ही कुछ और काम कर पाए। जब उन्हें पुनीत ने गंदे कपड़ों में देखा तो वह अपनी पत्नी योगिता को आवाज देकर बोला, योगिता, तुमने पापा के कपड़ों का ध्यान नहीं किया? देखो इनके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। कोई आएगा देखेगा तो क्या कहेगा। जब कपड़े धोती हो तो पापा के कपड़े भी निकाल दिया करो, वॉशिंग मशीन में ही तो डालना है, 5 मिनट में सब धुल जाएंगे। पुनीत के सामने मुस्कुराती हुई गर्दन हिलाती हुई योगिता मन मन में सोच रही थी कि हाँ, वह वॉशिंग मशीन भी तो मेरे पापा ने तुम्हारे बाप के कपड़ों के लिए ही दी है ना, जैसे कोई और काम तो है नहीं मुझे। लेकिन ऊपरी मन से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम निश्चिंत रहो, धो दूंगी इन कपड़ों को। योगिता ने पुनीत के कहने पर उस दिन कपड़े तो धो दिए, लेकिन पुनीत के जाने के बाद पूरे दिन अपने ससुर को ताने सुनाती रही कि बीमार होकर पड़ गए हैं, अरे मेरे ऊपर बोझ बन गए हैं। कौन सा मैंने कहा था बीमार होने को, खुद तो बीमार हुए सो हुए, मेरे ऊपर 50 काम बढ़ा दिए। ऐसे समझो कि कहीं के महाराज हैं। कपड़े लत्ते सब धो के दो, सब काम करके दो इनके हाथों में, ऊपर से फरमाइश देखो। और भी ऐसी न जाने कितनी बातें वे रामेश्वर जी को सुनाई जा रही थी। सिवाय इन बातों को सुनने के वे और कर क्या सकते थे। हालांकि कभी कभार कह दिया करते थे कि बहू जितना तुम बोल रही हो उतना मैंने कभी किसी का नहीं सुना, लेकिन सब समय समय की बात है जो आज मुझे इतना चुप रहना पड़ रहा है। तो उस पर भी उल्टे तंज कसती। ऐसे ही रामेश्वर जी को अब 4 दिन बीत गए और उन्हें गांव के डॉक्टर से कोई फ़ायदा ना लगा। तो पुनीत ने सोचा कि क्यों ना भाई एक दिन की छुट्टी लेकर अपने पिता को वह किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। लेकिन उस दिन उसकी पत्नी उससे फरमाइश करने लगी, कहने लगी कि मुझे अपने लिए करवा चौथ की 2 साड़ियाँ लानी है, दिन में अलग पहनूंगी और रात को अलग पहनूंगी। इस बात पर पुनीत ने उसे समझाया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें एक साड़ी दिलवा दूंगा, पहले जाकर पापा को डॉक्टर को दिखाने दो। और पिछले महीने जब से वो बीमार पड़े हैं तब से मेरा बजट बहुत हिल गया है, और फिर तुम भी तो अपने खर्चों को कम करने का नाम ही नहीं लेती। इस बात पर फिर से योगिता बहस करने लगी कि अगर मुझे पैसे देने की बात आ जाए तो तुम एक एक पैसे का हिसाब लिखने लग जाते हो, वहीं जब बात तुम्हारे माँ बाप को पैसे देने की हो तो सब कुछ लुटा दो और बदले में पूछोगे भी नहीं। अगर मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मैं उस बुढ़े पर भी तुम्हें एक पैसा खर्च नहीं करने दूंगी। बड़े आए पिता के भक्त। योगिता की इस बात पर पुनीत गुस्सा हो गया, लेकिन बच्चों के सामने खुद को काबू कर लिया और बोला, अगर बच्चे नहीं होते ना यहाँ तब बताता मैं तुझे, बात करने की तमीज़ नहीं है, वह मेरे माँ बाप हैं और अब माँ तो रही नहीं, बस मेरे पिताजी हैं। तू चाहती है मैं उन्हें भी वक्त बेवक्त यूं ही इस दुनिया को छोड़कर जाने दूं, डॉक्टर तक को न दिखाऊं? क्या चाहती है तू बता। इस पर योगिता बोली,
मुझे कुछ नहीं पता। मेरे शौक मौज पूरे होने चाहिए। तुम्हारा बाप जिए कि मरे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने गाल पर पड़े हुए थप्पड़ को याद करती हुई योगिता बोली, मेरा मतलब मैं वह नहीं कहना चाहती थी। पुनीत, मेरे कहने का मतलब है कि तुम मुझे नहीं पता। बस मुझे साड़ियाँ दिलवा दो। बाकी तुम्हें जहाँ जितने पैसे खर्च करने हैं करते रहना, आराम से करते रहना। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब योगिता जानबूझकर यह सब कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पुनीत ने इतने पैसे जोड़े हैं। अगले दिन पुनीत अपने पिता को अस्पताल लेकर जाने लगा तो देखा कि उसके पैसों में से कुछ पैसे कम हैं। पुनीत ने पूछा भी कि इसमें पैसे रखे हुए थे, वह पैसे कहाँ गए? लेकिन योगिता ने कुछ नहीं बताया और बोली कि मुझे क्या पता, पैसे तुमने रखे थे, तुम्हें पता होगा कहाँ है कहाँ नहीं। तुम्हें तो मुझ पर अब विश्वास भी नहीं रहा। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे पास नहीं है तो नहीं है, तुम मेरी अलमारी ऐसे क्यों खोज रहे हो? शर्म आती है मुझे अपने आप पर। अरे, तुम कैसे पति हो? तुम्हें अपनी खुद की पत्नी पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे पैसे लेकर आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? उस दिन फिर से उन दोनों में खूब झगड़ा हुआ और आखिरकार पुनीत अपने पिता को दवाई दिलवा लाया। इस बात से नाराज योगिता ने अपने ससुर को खूब बातें सुनाई और अब तो वह उन्हें खाने पीने को भी देने को तैयार न होती। अब योगिता ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सारे पैसे पुनीत खुद मुझे रखने के लिए देने लगे। लेकिन इसके लिए उसने सोचा कि क्यों ना पहले भरोसा जीता जाए, उसके बाद जाकर कुछ हो सकता है। यही सोचकर योगिता ने अगले महीने की तनख्वाह आते ही अपने पति को कहा कि पुनीत, क्यों ना तुम सारे पैसे पापा के पास उन्हें रखने के लिए दे दो। घर के बड़े वही हैं। जब तक माँ थी तब तक तुम माँ को पैसे दे दिया करते थे, लेकिन अब तो बड़े पापा हैं ना, तो तुम अपने पास पैसे क्यों रखते हो? सारे पैसे उन्हें दे दिया करो। यह सुनकर पुनीत को भी लगा कि शायद यह ठीक कह रही है और बस यही सोचकर उसने अगले महीने की तनख्वाह पूरी अपने पिता के हाथ में रख दी। हालांकि रामेश्वर जी ने उसे बहुत मना किया कि बेटा, मैं इन पैसों का क्या करूँगा? सब कुछ तो तुम लोग संभाल रहे हो, फिर मेरा क्या काम? तो पुनीत ने अपने पिता को कहा कि पापा, जब तक माँ जिंदा थीं तब तक उन्होंने ही इस घर की हर एक जिम्मेदारी को संभाला और जब अब माँ नहीं है तो यह सब आप ही संभालिए। आप संभालेंगे ना पापा? पुनीत के ज्यादा जबरदस्ती करने पर रामेश्वर जी ने वह पैसे रख लिए। रामेश्वर जी अपने कमरे की अलमारी में पैसे रखकर ताला लगाकर लेट गए और क्योंकि उन्होंने अपनी अभी गोलियां खाई थीं तो दवाई खाकर वे आराम से सो गए। अगले दिन सुबह को पुनीत ने अपने पिता से कहा कि पापा, घर का सामान लेकर आना है क्योंकि त्योहार आने वाला है। आज संडे है तो मैंने सोचा कि आज से अच्छा दिन कब हो सकता है। आप मुझे उनमें से 5,000 रुपये निकाल कर दे दीजिए। थोड़ा बहुत घर का सामान ले आऊँगा। पुनीत ने अपने पिता से 5,000 रुपये मांगे, लेकिन जैसे ही रामेश्वर जी वहाँ अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगे तो अलमारी खोलते ही उन्होंने जो देखा वह बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाते हुए पुनीत को बुलाने लगे। पुनीत जैसे ही कमरे में आया तो वह अपने पिता को यूं घबराया हुआ देखकर खुद भी परेशान हो गया और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? तब रामेश्वर जी घबराते हुए पुनीत से कहने लगे कि बेटा, तूने जो मुझे पैसे दिए थे वह पैसे मैंने यहाँ इसी अलमारी में संभाल कर रखे थे, लेकिन अभी वह पैसे मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैंने पूरी अलमारी देख ली लेकिन कहीं भी वह पैसे नहीं हैं। अचानक से पैसे कहाँ चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। घबराते हुए रामेश्वर जी को देखकर पुनीत, जो कि खुद भी अभी तक डरा हुआ था, वह पैसों को न मिलने की बात सुनकर खुद भी घबरा गया और अलमारी की ओर बढ़ा और अलमारी में झांकते हुए कपड़ों को इधर उधर उठाकर पैसे ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह पैसे कहीं नहीं मिले।
रामेश्वर जी भी इधर उधर तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पैसे कहीं नहीं दिखे, जिससे वे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। तब उनके बेटे पुनीत ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं पिताजी, आप परेशान मत होइए। कमरे में ही रखे थे ना आपने पैसे, तो भला घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप आराम से बैठिए, हो सकता है कि आप कहीं और रख कर भूल गए हों। मैं हूँ ना, मैं मुन्ना को भी बुला लेता हूँ, वह भी हमारे साथ ढूंढवा लेगा। और आप रुकिए, मैं योगिता को भी बुला लेता हूँ। परेशान मत होइए, आराम से यहाँ बेड पर बैठ जाइए। पैसे यहीं कहीं होंगे, यहाँ से भला कहाँ जाएंगे। यह कहता हुआ पुनीत अपने पिता को बेड पर बैठाने लगा और योगिता को आवाज़ देता हुआ बोला, योगिता जल्दी आओ, यहाँ आकर ज़रा कमरे में मेरी पैसे ढूंढवाने में मदद कर दो। पैसों की बात सुनकर योगिता दौड़ी आई और आकर बोली, क्या हुआ, कहाँ गए पैसे। पैसे ढूंढने हैं मतलब पैसे कहाँ खो गए। तुमने तो वह पैसे पापा को रखने के लिए दिए थे ना, फिर वह पैसे कहाँ चले गए। योगिता की इस बात पर पुनीत बोला, कहीं नहीं गए पैसे, घर में ही हैं, बस पापा कहीं पैसे रखकर भूल गए हैं। तुम ढूंढो, यहाँ आओ, अलमारी में चेक करो, शायद गलती से पापा ने बाहर रख दिए हों और उन्हें याद ना हो। फिर योगिता भी ऐसे परेशान होने का नाटक करती रही, वहीं पर पैसे ढूंढने लगी और साथ में पुनीत और रामेश्वर जी भी पैसों को ढूंढने में लगे हुए थे। पैसे ढूंढती हुई योगिता बार बार पुनीत के सामने कहती कि जब तुमने अपने पापा को पैसे दिए हैं तो भला कमरे में से ऐसे कैसे पैसे कहीं जा सकते हैं। और पुनीत भी पैसों को लेकर बहुत परेशान था, आखिर उसकी पूरे महीने की सैलरी थी और फिर अभी उसे अपनी हर महीने की किश्त जमा करवानी थी। ऐसे में सैलरी गायब हो जाना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली बात थी। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यही थी कि घर में से पैसे चले कहाँ गए। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए पैसे देखने लगे। फिर कुछ देर बाद बहू बोली, बाबूजी, कहीं आपने पैसे कहीं और तो नहीं भेज दिए। मेरा मतलब है कोई और काम आपको लगा हो कि ज़्यादा ज़रूरी है। योगिता की इस बात पर पुनीत ने उसकी ओर घूमकर देखा तो योगिता बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो, बस पूछ ही तो रही हूँ। और फिर खुद ही सोचो, तुम्हारे पापा के तकिए के नीचे चाबी रहती है, ऐसे में भला किसकी हिम्मत जो आकर कोई और पैसे निकाल कर चला जाए। और फिर कुछ दिन पहले ही तुम्हारी बहन ने तुमसे मदद भी तो मांगी थी, तुमसे नहीं हुआ तो उनके पास फ़ोन कर दिया होगा। देख लो, तुम्हारी इच्छा है, मैं तो बस कह रही हूँ, कभी फिर कहो कि बताया नहीं था। खैर छोड़ो, तुम तो मुझे ही गलत समझोगे। योगिता की बात सुनकर पुनीत को लगा कि शायद अपनी बेटी के लिए पापा ने ऐसा किया भी हो। पुनीत को भी कमरे में कहीं पैसे नहीं मिले और ना ही योगिता को। ऐसे ही वे दोनों बहुत देर तक घूमते रहे, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो आखिरकार योगिता ने पुनीत से कहा कि पुनीत, एक काम करो, पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते तुम, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहू की इस बात पर रामेश्वर जी बोले, बहू, हमारा पूरा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक इस घर की चौखट पर पुलिस ने कदम नहीं रखा और तुम चाहती हो कि आज इस घर में पुलिस आए। तब योगिता ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं पापा जी, और वहाँ से पुनीत का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गई कि चलो हम कहीं और देखते हैं। फिर कमरे में पुनीत को ले जाकर उसके कान भरने लगी कि तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हारे पापा के मन में चोर नहीं है तो वह घर में पुलिस बुलाने को क्यों मना कर रहे हैं। सोचो कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह हमसे छुपाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे पापा ने पैसे छुपा कर रख दिए हैं। और देखना, अगर तुम उन्हें धमकी दोगे ना कि अगर आज रात तक पैसे नहीं मिले तो कल सुबह तक तुम पुलिस को बुला लेना, बुलाना मत, लेकिन तुम उन्हें ऐसे ही धमकी दे दो, फिर देखना वह कैसे तुम्हें तुम्हारे पैसे निकाल कर दे देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पापा ने पैसे कहीं छुपा दिए हैं और वह उन पैसों से अपने दामाद और अपनी बेटी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन तुम पुलिस का कहोगे तो देखना, कल पैसे तुम्हें वहीं कहीं मिल जाएंगे।
एक बार ट्राई करके देख लो, वरना कल तुम पुलिस को बुला लेना। और वैसे भी अब काफ़ी लेट हो गया है। अब शाम को जैसे तैसे सब लोग आराम करने लगे। इधर रामेश्वर जी का पोता, जो कि स्कूल से आकर उनके पास ही था, वह भी अपने दादाजी को परेशान देखकर उनसे कहने लगा कि दादाजी परेशान मत होइए, जो होगा देखा जाएगा। पैसे कहीं नहीं गए होंगे, घर में ही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। उसने देखा कि जब उसके दादाजी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वह अपने दादा से उनके पास सोने की जिद करने लगा। जब उसने कई बार कहा, तो रामेश्वर जी ने भी अपने पोते को अपने पास सुलाने के लिए कह दिया। उनका बड़ा पोता उनके पास ही सो गया। आधी रात को कमरे में कुछ खटपट हुई, लेकिन रामेश्वर जी सो रहे थे और उनकी नींद नहीं खुली। वह पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और इसीलिए उन्हें बहुत देर रात में नींद आई। इसीलिए वह अभी भी सो रहे थे। और अब जब ऐसे ही आराम से सोते रहे, तो अगली सुबह उनकी आंख खुली। योगिता अपने पति पुनीत के साथ कमरे में आई, क्योंकि योगिता ने पुनीत को जो बताया था, पुनीत ने वही किया। कल रात में खाना खाते समय उसने अपने पापा से कहा था कि पापा आज रात और पैसे ढूंढ लेते हैं, वरना कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा ही जाऊंगा। और फिर पुलिस अपने आप पता लगाएगी कि पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं। और इसी चीज़ को देखने के लिए पुनीत अपनी पत्नी के साथ वहाँ आया था। और रामेश्वर जी, जो अभी अभी सुबह सोकर उठे ही थे, उन्होंने जब अपनी बहू और बेटे को अपने कमरे में देखा तो वे कुछ समझे ही नहीं। पुनीत ने उनसे चाबी मांगी और कहा कि पापा 1 मिनट चाबी दीजिए अलमारी की, मुझे कुछ सामान देखना है। रामेश्वर जी ने उसके हाथ में चाबी दे दी, लेकिन जैसे ही पुनीत ने दरवाज़ा खोला, तो पैसे एक कपड़े में गठरी बंधे हुए अलमारी में ऊपर ही रखे हुए थे, जिन्हें देखकर रामेश्वर जी खुद भी चौंक गए। और पुनीत उन पैसों को देखकर अपने पिता की ओर अजीब नज़रों से देखने लगा, जैसे वह उनसे पूछना चाह रहा हो कि क्या ज़रूरत थी अपने ही घर में चोरी करने की। आपने क्यों अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ ऐसा किया? पुनीत अपने पिता को जिन नज़रों से देख रहा था, रामेश्वर जी को वह बहुत खल रहा था। वह डरते हुए घबराते हुए पुनीत से कहने लगे, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता कि यह पैसे यहाँ कहाँ से आए। कल तो तुमने देखा था ना, सबके सामने तुम लोगों ने देखा था। और योगिता बेटा, तूने भी तो पैसे ढूंढे थे ना, देख, बता इसे, तूने भी तो देखे थे ना अलमारी में पैसे, फिर अचानक अब ये कहाँ से आ गए? इस बात पर पुनीत बोला, यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ पापा। जब कल पैसे चोरी हो गए थे, तो आज पुलिस का नाम लेते ही पैसे वापस कैसे आ गए? पापा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने अपने ही घर में, योगिता ने तो मुझे कई बार कहा, फिर मैंने तो इसकी बातें सुनी ही नहीं। पहले भी मेरी जेब से 1,000-500 रुपये कई बार गायब हुए, लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सोचा, यह सोचकर ही टाल दिया कि अपने ही घर में भला कोई क्यों चोरी करेगा। हो सकता है मेरे पैसे कहीं गिर गए हों। मैंने आप पर आंख बंद करके भरोसा किया और आपने मेरे भरोसे का मुझे यह सिला दिया। मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले पापा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वे बहुत परेशान हो गए और बोले, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से आए। तब तेज आवाज़ में चिल्लाता हुआ पुनीत बोला, आपको नहीं पता तो किसको पता है? अलमारी आपकी, कमरा आपका, अलमारी की चाबी आपके पास, फिर भला यह हरकत और कौन कर सकता है? इतना शोर शराबा सुनकर अपने स्कूल के लिए तैयार होता हुआ मुन्ना, पुनीत का बड़ा बेटा, वह भी अपने दादाजी के कमरे में आया और बोला कि पापा क्या हुआ, आप दादाजी को डांट क्यों रहे हैं? तब फिर से रामेश्वर जी यही कहने लगे कि बेटा, मुझे नहीं पता यह पैसे यहाँ कैसे आए। मैं नहीं जानता कि पैसे यहाँ कैसे आए कैसे नहीं, पर मैंने नहीं रखे। इस बात पर पुनीत फिर से वही जवाब देने लगा कि अगर आपको नहीं पता तो किसको पता है? आपने नहीं रखे तो यह पैसे यहाँ किसने रखे हैं? उन दोनों के बीच में बोलता हुआ पुनीत का बड़ा बेटा बोला, लेकिन पापा, यह पैसे तो दादाजी ने रखे ही नहीं, यह पैसे तो माँ ने रखे हैं, है ना माँ?
यह सुनते ही योगिता की बत्ती गुल हो गई, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और वह अपने बेटे की ओर देखने लगी और बोली, यह तू क्या कह रहा है मुन्ना? जा, जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जा। कुछ भी बोल रहा है, मैं क्यों रखूंगी यहाँ पैसे? बेटे की बात सुनकर पुनीत उससे पूछने लगा, क्या कहा तुमने? तो वह लड़का अपनी बात दोहराता हुआ बोला, हाँ पापा, यह पैसे तो दादाजी ने रखे ही नहीं, यह तो माँ ने रखे हैं। कल रात माँ ही तो यह पैसे रखने के लिए यहाँ आई थी। जब यह बातें सुनकर योगिता अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी तो उसका बेटा बोला, माँ, भूल गई आप? कल रात जब आप हमारे दोनों के सोने के बाद आई थी, जब आपसे गेट के पास रखा हुआ मेरा बेड गिर गया था और फिर आपने उसे उठाकर रख दिया था। पुनीत को अपनी पत्नी की आंखों में उसका झूठ और उसकी चोरी नजर आने लगी, तो वह अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा, तुम बताओ तुमने क्या देखा? तो वह बोला कि पापा, रात को जब मैं और दादाजी सो गए थे तो पता नहीं बहुत लेट नाइट माँ हमारे कमरे में आई और माँ के हाथ में यह कपड़ा था, यही गठरी थी माँ के हाथ में। जब वह कमरे में आ रही थी तो मेरा बेड उनसे गिर गया, उसकी आवाज़ हुई तो मैं जाग गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि माँ है तो मैं फिर से ऐसे ही आंख बंद करके लेट गया और सो गया। माँ, बताती क्यों नहीं आप? बेटी की इस बात को वह नकार नहीं सकती थी, क्योंकि वह इतना छोटा भी नहीं था। 8-10 साल का बच्चा अपनी माँ को तो अच्छे से पहचान ही सकता है। यहाँ तक कि उसने यह भी बताया कि आप चप्पल भी बाहर ही उतार कर आई थीं और फिर दादाजी के तकिए के नीचे से आपने चाबी ली और उसके बाद यह पटोली रख कर वापस दादाजी के तकिए के नीचे चाबी रखकर चली गईं। जब पुनीत ने यह सब सुना तो वह समझ गया कि यह सब कहीं न कहीं उसकी पत्नी की ही साजिश है। पुनीत ने योगिता की ओर घूर कर देखा और उससे पूछा कि जो यह कह रहा है क्या वह सच है? योगिता, मुझे झूठ नहीं सुनना, मुझे सच जानना है, इसीलिए बिना एक पल की भी देरी किए मुझे सब सच बताओ। लेकिन वह कहाँ सच बोलती, अपने बेटे को ही झूठा साबित करने लगी। तो पुनीत ने गुस्से में वहां रखा हुआ कांच का जग तोड़ दिया और बोला, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो योगिता, सच सच बताओ कि यह सब किसने किया? पुनीत को इतने गुस्से में देखकर योगिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, यह सब मैंने ही किया था, ताकि आगे से तुम अपने पापा को पैसे रखने के लिए ना दो और सारे पैसे मेरे ही पास रहें। इसीलिए मैंने यह सब किया और तुम्हारी जेब से कभी 1000, कभी 500 रुपये, कभी कभी बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए या अपने खर्चे के लिए मैं ही निकाल लिया करती थी। तुम्हें बताती तो तुम नाराज़ हो जाते, इसीलिए ले लेती थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम्हें महसूस हुआ है, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। इस बात पर पुनीत को और ज़ोर से गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोला, यह सिखा रही हो तुम अपनी औलाद को चोरी करना और अपना इल्ज़ाम दूसरे पर डाल देना? जब तुम उनके सामने ऐसे काम करोगी तो वह क्या सीखेंगे तुमसे? छी योगिता, तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी मुझे नहीं पता था। मैंने तो सोचा कि माँ के मरने के बाद तुम पापा का ख्याल अच्छे से रखोगी और इसीलिए मैंने कभी गौर ही नहीं किया। लेकिन कल जब पैसे ना मिलने पर मैंने छुट्टी की तब मैंने देखा कि पापा की बीमारी के बाद उनके जितने भी कपड़े गंदे हुए थे वह सब भी इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे और एक एक करके अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। यहाँ तक कि तुम उन्हें खाना तक करके नहीं दे सकती और उल्टा उनसे अपने काम करवाना चाहती हो। अपने पिता यानी पुनीत को उसके बेटे ने जब यह सब सच बता दिया कि कई बार उसकी माँ उसके दादाजी को खाना बनाकर देती ही नहीं, इसीलिए कई बार वह भूखे पेट ही रहते हैं। अब यह सब बातें सुनने के बाद पुनीत की बर्दाश्त की हद पार हो रही थी और वह अपनी पत्नी को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसने 3-4 थप्पड़ लगातार उसके गाल पर जड़ दिए और बोला, खबरदार, जो आज के बाद मेरे पिता की ओर नज़र करके देखा भी तो। मैं तुझे इतनी अच्छी समझता रहा, लेकिन तू मेरे माँ बाप की कभी इज्जत ही नहीं कर पाई।
मैं तुझे तेरे कर्मों के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। और हाँ, आज के बाद मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूँगा। सामान पैक कर अपना और जा अपने घर। मैं अपने बच्चों को खुद संभाल लूँगा। पुनीत उस दिन उसे उसके मायके छोड़ आया। महीने 1.5 महीने ही मुश्किल से वह अपने घर रही। फिर उसके माता पिता को भी वह भारी लगने लगी। आए दूसरे दिन हर दूसरा पड़ोसी उससे यही पूछता कि घर कब जा रही हो, क्यों आई हो, क्या बात हो गई। लेकिन इन सब बातों का वह क्या ही जवाब देती। उसके माँ बाप, उनके दिल में कोई खोट नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने दामाद से अपनी बेटी के किए की माफ़ी मांगी और कहा कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो इसे हमारे पास छोड़कर मत जाइएगा, किसी सड़क पर ले जाकर छोड़ देना, क्योंकि यह इस लायक ही नहीं है कि कोई इसे प्यार से अपने पास रखे। इतने अच्छे सास ससुर थे, अपनी बेटी की तरह रखते थे, लेकिन यह है कि रहना ही नहीं चाहती। अपने माँ बाप की इन बातों से योगिता का बहुत दिल दुखा, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे एहसास हो गया था कि चाहे उसे जैसे भी हो, रहना तो अपने ससुराल में ही है। और अगर वह ऐसी ही हरकतें करती रही तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनते देर नहीं लगेगी। और फिर उसके लिए जहाँ उसके 3 बच्चे थे, वहाँ वह एक ससुर के खाने को बोझ समझती थी। अपने एक ससुर का काम उसे भारी लगता था, जबकि वे तो बहुत मदद किया करते थे उसकी हर काम में, उसके बच्चों को संभालने में, बाजार से कोई सामान लाना हो, सब कुछ खुद ही संभालते। ऐसे में भी बहू का यह बर्ताव उनके प्रति बिल्कुल सही नहीं था। और अब योगिता को भी इस बात का एहसास हो गया। उसके लाख माफ़ी मांगने पर पुनीत ने उसे माफ़ किया और घर आने दिया, लेकिन उसने कहा कि जब तक मेरे पिता जिंदा हैं तब तक यही इस घर के बड़े हैं, सब कुछ इन्हीं के हाथ में रहेगा। और अगर तुम इनकी सेवा नहीं कर सकती, इनका ख्याल नहीं रख सकती, तो तुम्हें इस घर में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुनीत की इस बात से योगिता ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से माफ़ी मांगी और उसके ससुर ने भी उसे माफ़ कर दिया। और अब योगिता अपने बच्चों के साथ अपने ससुर का भी ख्याल रखने लगी और जैसा बनने का वह दिखावा किया करती थी, सचमुच वह ऐसे ही रहने लगी और परिवार में सुख शांति की स्थापना हुई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।